नमस्कार विद्यार्थियों, हमने टॉपिक शुरू किया था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें हमने शिक्षण के अर्थ को जाना था। शिक्षण का संकुचित अर्थ हमने पढ़ा था, शिक्षण का व्यापक अर्थ हमने पढ़ा। द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? एडम्स महोदय ने। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन डीवी व रायबर्न ने। शिक्षण की परिभाषाएं हमने पढ़ी। परिभाषाओं के बाद हमने बात की किसकी? प्रकृति की या विशेषताओं की। और फिर हमने बात की थी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारकों में अंत में एक कारक आपने पढ़ा था, विद्यालय प्रभावशीलता। ठीक है, विद्यालय प्रभावशीलता के अंतर्गत बिल्कुल आपने देखा कि हमने चर्चा की थी कि एक प्रभावशील विद्यालय उसे कहते हैं जहां बच्चों को करके सिखाया जाता है, जहां शिक्षकों और माता पिता के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होता है, जहां शिक्षकों को शिक्षण सूत्र व शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी होती है। और याद रखना, ये जो शब्द आया है शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत, इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों की मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कैसे भी करके इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शिक्षण विधियों में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत इनसे क्वेश्चन आ जाता है। तो शिक्षण सूत्र की जब बात आई है तो हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं किसको? शिक्षण सूत्र को। ठीक है, तो देखिएगा इधर, पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, पहला शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण सूत्र मतलब शिक्षक को कक्षा में पढ़ाते समय किन नियमों को फॉलो करना चाहिए। शिक्षकों, विद्वद्गणों, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनुभव से ये तय किया गया कि एक शिक्षक को कक्षा में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो जब शिक्षक कक्षा में आकर के पढ़ाता है तो शिक्षक को डायरेक्ट अज्ञात या नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए। कैसे? टीचर ने कल जो पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लो पहले, क्योंकि वो बच्चों को याद होंगे, तो बच्चा उनका जवाब देगा, उसमें रुचि जागृत होगी। ज्ञात से चलो अज्ञात की ओर, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान। याद करो, आपने एसटीसी बीएड किया होगा तो लेसन प्लान बनाए थे। लेसन प्लान में सबसे पहले आपने प्रस्तावना प्रश्न लिखे होंगे, प्रस्तावना प्रश्न, और प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। पहला प्रश्न वो पूछा जाता है जिसका जवाब बच्चे को आता है। जो जवाब बच्चा देता है उसी जवाब से टीचर दूसरा प्रश्न पूछता है। दूसरे प्रश्न का जो जवाब आता है उसी से तीसरा प्रश्न पूछता है, लिंक करते हुए पूर्व ज्ञान से चलते हुए नवीन ज्ञान की ओर आया जाता है। और यही पढ़ाने का उचित तरीका होता है। पूर्व ज्ञान से शुरू करो, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो बिल्कुल प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, सुनिए। प्रश्न बन जाता है, प्रस्तावना प्रश्नों के समय शिक्षक को कौन सा शिक्षण सूत्र प्रयोग में लाना चाहिए। तो प्रस्तावना प्रश्नों के समय कौन सा शिक्षण सूत्र? ज्ञात से अज्ञात। तो ज्ञात से अज्ञात कह दो या पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान। ठीक है, और ये बात कब लागू होती है? प्रस्तावना प्रश्नों के समय। प्रस्तावना प्रश्नों के समय। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल। शिक्षक को पहले कक्षा में सरल विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए और उसके बाद जटिल, क्योंकि पहले ही हम बच्चों को जटिल विषय वस्तु पढ़ा देंगे तो यहाँ से बिल्कुल जटिल सोचने लग जाएगा, सरल विषय वस्तु भी जटिल लगने लग जाएगी। नहीं, धीरे धीरे एंट्री करनी चाहिए दिमाग में, सरल उसके बाद जटिल, क्रम यही होना चाहिए, सरल से जटिल। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षक को कौन से तरीके से करना चाहिए। तो आंसर आता है सरल से जटिल। तो सरल से जटिल, यहाँ हम बात कर सकते हैं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के समय
कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है? सरल से जटिल। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य को समझिए। कक्षा में टीचर को सबसे पहले कोई विशिष्ट बात करनी चाहिए, विशिष्ट बात करके बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर अपनी सामान्य चर्चा शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए टीचर क्लास में गया, बच्चे शैतानी करने में लग रहे हैं, शोरगुल करने में लग रहे हैं और टीचर ने पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। कई टीचर ऐसे होते हैं, आपने क्लासेस अगर देखी हो, पाठ पढ़ाता रहता है टीचर और बीच बीच में बोलता रहता है, बच्चों चुप हो जाओ, आवाज़ मत करो। ये उचित तरीका नहीं होता बच्चों को शांत कराने का। आप क्लास में जाते हैं, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, तो कोई विशिष्ट बात कहकर, कोई विशिष्ट उदाहरण देकर, हमेशा याद रखना जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो उदाहरण होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। कोई विशिष्ट उदाहरण देकर के बच्चों का ध्यान केंद्रित करो। कोई उदाहरण दे दो, कोई ऐसी बात बताओ कि बच्चों का बिल्कुल सुनने की ओर ध्यान केंद्रित हो जाए। शोर करते हुए बच्चे एकदम से चुप हो जाए और उनका ध्यान आपकी ओर हो जाए, और जब वो बिल्कुल शांत हो जाए, उनका ध्यान केंद्रित हो जाए, तब अपनी सामान्य चर्चा करना शुरू कर दो। तो विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, एक शिक्षण सूत्र है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। पहले इन 3 शिक्षण सूत्र को वापस देख लीजिए। ज्ञात से अज्ञात यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान, और हम ये शिक्षण सूत्र अपनाते हैं। एक शिक्षक ये शिक्षण सूत्र अपनाता है कब? प्रस्तावना प्रश्नों के समय। सरल से जटिल, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण सरल से जटिल होना चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे होना चाहिए? सरल से जटिल। पहले सरल पढ़ाओ और उसके बाद जटिल पढ़ाओ। विशिष्ट से सामान्य, टीचर को क्लास में आने के बाद कोई विशिष्ट बात कहकर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर अपनी सामान्य चर्चा शुरू करनी चाहिए। तो विशिष्ट से सामान्य ध्यान केंद्रित करने के लिए। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है हमारा पूर्ण से अंश। ठीक है, नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश यानी पहले पूर्ण रूप प्रस्तुत करो और फिर अंश को पढ़ाओ। कैसे? आप यदि कोई लेसन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर लेसन है, बच्चों को पहले पूर्ण रूप प्रस्तुत कर दो कि बच्चों हम इस लेसन में रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक मोटा रूप बच्चे के दिमाग में फिक्स हो जाता है कि यस, इस लेसन में ये बातें पढ़नी है। अब आज केवल आप उनकी जीवन के बारे में पढ़ा दो, उस अंश को पढ़ा दो। बच्चे को पता है कल उपलब्धियां पढ़नी है, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना है। पूर्ण रूप प्रस्तुत करें, पूर्ण से चले अंश की ओर। और पता होना चाहिए आपको, आगे भी आप पढ़ोगे, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। गेस्टाल्ट जो कि एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णाकार, समग्राकृति। पूर्ण में विश्वास करते थे कौन? गेस्टाल्टवादी। तो पूर्ण से अंश की ओर के पहले पूर्ण रूप को देखो, पूर्ण रूप को देखो, फिर अंश का अध्ययन करो। एक बार पूरी विषय वस्तु बच्चे को क्लियर कर दो। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम की हम बात करें, जैसे सपोज रीट एग्ज़ाम की हम बात करें, तो रीट एग्ज़ाम में यूनिट्स कितनी होती हैं? मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो यूनिट्स कितनी होती हैं? 5। तो बच्चों के दिमाग में पूर्ण रूप फिक्स होना चाहिए कि हमें 5 यूनिट पढ़नी है। एक यूनिट कंप्लीट होगी तो दूसरी यूनिट की और हम चलेंगे। तो कहने का मतलब ये, पूर्ण रूप प्रस्तुत करें, उसी के बाद अंश की चर्चा करें। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र कौन से सिद्धांत की देन है? गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण। किसे कहते हैं विश्लेषण? विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ना क्या कहलाता है? विश्लेषण। ठीक है, कोई भी विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, चाहे इतना सा पार्ट आप पढ़ा रहे हैं,
तो इतना सा पार्ट आप पढ़ा रहे हैं उसको भी खंडों में विभक्त करके पढ़ना। देखना इधर, कंफ्यूज मत होना, ये पूर्ण से अंश है और ये विश्लेषण से संश्लेषण। पूर्ण से अंश तो क्या बात कर रहा है, पूरे लेसन को आपने प्रस्तुत कर दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने अंश पढ़ाना शुरू कर दिया जीवन के बारे में। अब ये जो अंश पढ़ा रहे हैं जीवन, इसको कैसे पढ़ाएं, विश्लेषण करके। जो भी अंश भी आप पढ़ा रहे हैं उसमें विश्लेषण करके पढ़ाएं। बिल्कुल विश्लेषण यानी उस विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ाएं कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे उनकी परवरिश हुई, उसको भी विश्लेषण करके पढ़ाएं, यानी खंडों में विभक्त करके पढ़ाएं। तो विश्लेषण का मतलब होता है विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ाना। संश्लेषण का मतलब होता है उसकी समरी, सारांश, समीक्षा। कितनी भी बड़ी विषय वस्तु हो, 2-3 पंक्तियों में उसका सारांश लिख देना, समीक्षा लिख देना, ये क्या कहलाता है, संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण यानी विषय वस्तु को, इसके बारे में हम लिखेंगे, विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ाना, फिर उसका सारांश निकालना, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके पढ़ाना, फिर उसका सारांश निकालना, ये पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो कितने शिक्षण सूत्र हो गए हैं, 5 शिक्षण सूत्र हो गए हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट नंबर 6 की ओर। नंबर 6 है आगमन से निगमन। आगमन से निगमन, आपने आगमन विधि और निगमन विधियों का नाम भी सुना होगा, शिक्षण विधियों में ये विधियाँ आती हैं, आगमन और निगमन। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर नियम, जबकि निगमन में पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उदाहरण। लेकिन यहाँ हम शिक्षण विधियों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम शिक्षण सूत्र की बात कर रहे हैं। शिक्षण सूत्र जो ये कहता है कि आगमन से निगमन की ओर चलना चाहिए। आगमन से निगमन यानी हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर हमें चलना चाहिए। बच्चों के सामने पहले हमें उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नियम की ओर चलना चाहिए। यह कहता है कौन सा शिक्षण सूत्र, आगमन से निगमन, ठीक। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित मतलब विद्यार्थियों की कुछ कंटेंट जो होते हैं वो अनिश्चित होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि राइट क्या है, करेक्ट क्या है, वो निश्चित नहीं होते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं किसी कंटेंट के बारे में। मान लीजिए जैसे मैं आपसे पहले ही पूछती कि बताइए पूर्ण से अंश होता है या अंश से पूर्ण होता है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज होते, आप में से कुछ सोचते कि नहीं अंश से पूर्ण होता है, तो कुछ ये सोचते कि पूर्ण से अंश होता है। लेकिन पढ़ने के बाद आपका कंटेंट क्लियर हुआ कि पूर्ण से अंश होता है, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। तो कहने का मतलब ये अनिश्चित से निश्चित यानी विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए, स्पष्टीकरण विषय वस्तु का करते हुए बच्चों को अनिश्चित से निश्चित की ओर लाना चाहिए, बच्चों को अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर लाना चाहिए, ठीक है। अस्पष्ट से स्पष्ट की ओर। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त। मूर्त से अमूर्त या कह दो स्थूल से सूक्ष्म, या इसे हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब हमें पहले बच्चों को मूर्त रूप से पढ़ाना चाहिए, दिखाकर पढ़ाना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाना चाहिए और उसके बाद अमूर्त की ओर चलना चाहिए। मूर्त से अमूर्त यानी कक्ष में हमें श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ प्रश्न बन जाता है कि शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते समय कौन सा शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त। कब अपनाना चाहिए? शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के समय। ठीक है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के समय कौन सा शिक्षण सूत्र? मूर्त से अमूर्त। नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है अनुभव से विवेक की ओर। अनुभव से विवेक की ओर शिक्षण सूत्र ये कहता है कि बच्चों को करके सिखाओ। लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा खुद करके सीखेगा तो अनुभव होगा, और अनुभव होगा तो विवेक तक पहुंचेगा। करके सिखाना। और एक शिक्षण सूत्र है मनोविज्ञान से तर्क की ओर, यानी टीचर की कोई भी प्लानिंग मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हुए तर्क की ओर ले जाना चाहिए। तो ये शिक्षण सूत्र है मनोविज्ञान से तर्क की ओर, यानी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण मनोवैज्ञानिक तरीके से करते हुए तर्क तक पहुंचना। क्लियर? तो ये शिक्षण सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षण सूत्रों की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे जवाब दे दीजिए। ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात से अज्ञात क्या बात करता है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलना चाहिए, और ये शिक्षण सूत्र प्रस्तावना प्रश्नों के समय लागू होता है। सरल से जटिल, यानी बच्चों को पहले सरल पढ़ाना चाहिए और उसके बाद जटिल। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण करते समय हमें कौन सा शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए? सरल से जटिल। विशिष्ट से सामान्य, यानी कक्षा में आने के बाद शिक्षक को कोई विशिष्ट बात करनी चाहिए, उसके बाद सामान्य चर्चा करनी चाहिए। तो ये शिक्षण सूत्र अपनाना चाहिए बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। पूर्ण से अंश, पहले पूर्ण रूप को प्रस्तुत करो, फिर अंश का अध्ययन करो। और ये शिक्षण सूत्र देन है कौन से सिद्धांत की? गेस्टाल्ट सिद्धांत। विश्लेषण से संश्लेषण, यानी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके पढ़ना, फिर उसका सारांश निकालना, उसकी समरी करना। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण। नंबर 6 है आगमन से निगमन। आगमन से निगमन शिक्षण सूत्र यह कहता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ? उदाहरण से नियम की ओर। अनिश्चित से निश्चित, यानी इस तरह से पढ़ाओ कि जो विषय वस्तु अस्पष्ट है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, बच्चा अनिश्चित से निश्चित की ओर पहुंच जाए। मूर्त से अमूर्त, यानी बच्चों को दिखाकर पढ़ाओ। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के समय कौन सा शिक्षण सूत्र लागू होता है? मूर्त से अमूर्त। अनुभव से विवेक, यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चों को करके सिखाओ। मनोविज्ञान से तर्क, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करते हुए बच्चों को तर्क तक पहुंचाना। तो ये सिंपल शिक्षण सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षण सूत्रों की बात हम कर चुके हैं, तो शिक्षण सूत्रों के बाद नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं शिक्षण सिद्धांतों की। उन्हें भी जरा देख लीजिए। और एक बात याद रखिए, यदि एक शिक्षक शिक्षण कराते समय शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों को फॉलो करता है तो उस शिक्षक के शिक्षण कार्य में अपने आप निखार आ जाता है। तो एक शिक्षक को इनको फॉलो करना चाहिए। तो शिक्षण सूत्र हम पढ़ चुके हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी? शिक्षण सिद्धांत की। तो शिक्षण सिद्धांत को देखिए। पहला शिक्षण सिद्धांत है उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। सबसे पहले एक शिक्षक को कक्षा में उद्देश्यों का निर्धारण करके आना चाहिए। तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? शिक्षक, कक्षा में आने से पहले। ठीक है, तो शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण बताया था मैंने कि वैसे भी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं?
फाउंडेशन स्टोन्स होते हैं, नींव के पत्थर होते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के नींव के पत्थर माने जाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक को कक्षा में आने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। क्लियर? उपयोगी विषय वस्तु के चयन का सिद्धांत। टीचर को क्या पढ़ाना है वो विषय वस्तु, उसका चयन, उसका सिलेक्शन पहले ही हो जाना चाहिए। ये नहीं कि टीचर क्लास में चला गया और क्लास में जाने के बाद टीचर सोच रहा है कि क्या पढ़ाऊँ, ये पढ़ा दूँ, नहीं, ये पढ़ा दूँ ना। कक्षा में आने से पहले ही टीचर जो भी उपयोगी विषय वस्तु से पढ़ानी है उसका सिलेक्शन कर लेता है और कर लेना चाहिए। नियोजन का सिद्धांत। नियोजन मतलब प्लानिंग। शिक्षक को प्लानिंग के साथ क्लास में आना चाहिए। बनाई थी आप सबने पाठ योजना, बीएड किया, एसटीसी की। पाठ योजना यानी प्लानिंग करते थे पूरी, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, अवधि वगैरह सब होती थी उसमें। तो बिल्कुल नियोजन का सिद्धांत, बिना प्लानिंग के टीचर को क्लास में नहीं आना चाहिए। जो टीचर इनकी अवहेलना करता है उस शिक्षक के शिक्षण कार्य में निखार आ ही नहीं सकता। तो नियोजन यानी प्लानिंग का सिद्धांत। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। टीचर इन सबको प्लान करके क्लास में आता है। क्लास में आने के बाद ये देखना चाहिए कि बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट है या नहीं, क्योंकि सुना होगा आपने, देयर इज नो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट एंड देयर इज नो इंटरेस्ट विदाउट मोटिवेशन। कोई अधिगम नहीं होगा यदि बच्चे में रुचि जागृत नहीं है। तो टीचर को अपने प्रयासों के द्वारा बच्चों में रुचि जागृत करनी चाहिए। प्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेट करें बच्चों को। मोटिवेशन बेहतरीन तरीका होता है। अभिप्रेरणा बेहतरीन तरीका होता है। अभिप्रेरणा टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ोगे आप आगे। अरे अभिप्रेरणा के द्वारा हम बच्चों में रुचि जागृत कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा हम बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों की मानसिक क्रियाओं में विकास किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों में अनुशासन स्थापित कर सकते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे को लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा सकते हैं। अभिप्रेरणा सर्वोपरि सोपान होता है अधिगम का। तो मोटिवेशन का प्रयोग करते हुए बच्चों में रुचि जागृत करनी चाहिए। रुचि ही नहीं होगी, बच्चा अधिगम नहीं करेगा। और यदि एक टीचर बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करने में सफल हो जाता है, इट मीन्स हाफ द बैटल इज वॉन, उसने आधा युद्ध तो जीत लिया। इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, अब बच्चा अधिगम करेगा। इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे में तो अधिगम कहाँ से करेगा? टीचर बोरिंग तरीके से पढ़ाएगा, इंटरेस्ट है नहीं, और अधिगम नहीं होगा तो क्या शिक्षण कहलाएगा? नहीं। बता चुकी हूँ मैं आपको कि वो शिक्षण नहीं कहलाता। यदि बच्चा अधिगम नहीं कर रहा है तो वो शिक्षण नहीं कहलाएगा। शिक्षक का शिक्षण सफल तभी होता है जब बच्चा क्या करे? अधिगम करे। क्लियर? नेक्स्ट सिद्धांत की ओर हम चल रहे हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि अगर आप लेक्चर मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न पूछ लो, बीच में कुछ लिखवा दो, क्योंकि लेक्चर मेथड की मैं बात करूं तो लेक्चर मेथड में दोष भी है। बच्चा लंबा लेक्चर नहीं सुन सकता, सुनते सुनते नींद आ सकती है, सो सकता है। वो एक्टिव बनाए रखो उसे, बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लो, बीच में कोई ऐसी बात कर दो कि सारे बच्चों के कान और आंखें बिल्कुल उत्साहित हो जाए, आंखें देखने के लिए और कान सुनने के लिए। ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत ये कहता है क्रम से पढ़ाओ। एक तो क्रमबद्धता का सिद्धांत ये कहता है कि कैसे पढ़ाओ, सरल से जटिल। दूसरा, एक क्रम होना चाहिए। जैसे हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहे हैं, संज्ञा के बाद ही क्या आएगा? सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ऐसा नहीं कि पहले आप क्रिया विशेषण पढ़ा रहे हो और बाद में संज्ञा बता रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी का एक क्रम होना चाहिए। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। आपको पता होगा प्राचीन समय में शिक्षा बाल केंद्रित थी या शिक्षक केंद्रित? शिक्षक केंद्रित। शिक्षक सर्वे सर्वा हुआ करता था प्राचीन समय में। शिक्षक ने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन आज चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित।
बाल केंद्रित मतलब बालक को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, बालक की रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है और ऐसे ही पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक को अपने अकॉर्डिंग नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। ये कहता है कौन सा सिद्धांत? बाल केंद्रितता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत यह कहता है कि ऐसी विषय वस्तु पढ़ाओ जो बालक के पूरे जीवन में काम आ सके, पूरे जीवन में उपयोगी हो सके। वो असली शिक्षा होती है। शिक्षा से केवल ये तात्पर्य नहीं होता कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा दिया, बच्चे ने एग्जाम दिया और बात खत्म। वो पूरे जीवन का निर्माण नहीं करती ऐसी शिक्षा। वही शिक्षा पूरे जीवन का निर्माण करती है जो पूरे जीवन के उद्देश्य को लेकर के पढ़ाया जाता है। तो उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत ये कहता है बीच बीच में अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना अभ्यास नहीं किया तो कोई भी विषय वस्तु स्मृति से विस्मृत हो जाती है और अगर अभ्यास कर लिया तो वो स्थायी हो जाती है। अरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसिया आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से तो एक पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय वस्तु वो पढ़ा रहा है बीच बीच में अभ्यास करवाते रहना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करें, मुख्य रूप से कक्षा कक्ष की हम बात करें तो कक्षा कक्ष में 3 प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, यानी 3 प्रकार के बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बुद्धि बालक और मंद बुद्धि बालक। एक ही कक्षा में क्या तीनों प्रकार के बालकों को बैठाकर पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं। मनोविज्ञान कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता को अपनाएं, मतलब कम से भी कम कक्षा के 3 सेक्शंस कर देने चाहिए, ए, बी और सी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ए सेक्शन, सामान्य बुद्धि बच्चों के लिए बी सेक्शन और मंद बुद्धि बच्चों के लिए सी सेक्शन। और वहाँ उसी अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी शिक्षक जरूरी है, सामान्य बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य नॉलेज वाला शिक्षक चलेगा, मंद बुद्धि बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी शिक्षक का चयन करना चाहिए जिसने मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रखी है। तो बिल्कुल व्यक्तिगत विभिन्नता, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कराया जाना चाहिए। एक सिद्धांत है जीवन से संबंध स्थापित करके पढ़ाने का सिद्धांत। ऐसी शिक्षा दो कि वो शिक्षा को बच्चे के जीवन से जोड़ दो तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा। कोई चीज़ से कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी तो वो रुचिकर तरीके से पढ़ेगा। शिक्षक यदि कोई उदाहरण दे रहा है तो उदाहरण दूसरी दुनिया का नहीं देना चाहिए, उदाहरण उसके जीवन से संबंधित उदाहरण दो तो बच्चा ध्यान से सुनेगा। कुल मिलाकर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचिंग को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाए, क्योंकि पढ़ाई लगनी चाहिए, पढ़ाई सजा नहीं बननी चाहिए बच्चों के लिए, बोझिल नहीं बननी चाहिए बच्चों के लिए, तब जाकर बच्चा उचित प्रकार से पढ़ सकेगा। तो इन सब सिद्धांतों को भी एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो बात हो चुकी है शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत की, इसी तरह से ध्यान रखेंगे। शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांतों की चर्चा के बाद अब हम आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे किसकी? शिक्षण के भेद, टाइप्स ऑफ टीचिंग की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षण के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3। एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ऑटोक्रेटिक टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग और विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग। ठीक है, पहले आप 2 को समझिए। पहले हम बात कर रहे हैं किसके? एक तो एक तंत्रात्मक शिक्षण की और दूसरा लोकतंत्रात्मक शिक्षण की। एक तंत्रात्मक शिक्षण निरंकुशवादी शिक्षण, प्रभुत्ववादी शिक्षण। एक तंत्रात्मक को और क्या कह सकते हैं हम?
निरंकुशवादी या कह सकते हैं प्रभुत्ववादी शिक्षण। तो इसे सुनिए, एक तंत्रात्मक शिक्षण या कह दो प्रभुत्ववादी शिक्षण। कौन सा? प्रभुत्ववादी शिक्षण या कह दो एक तंत्रात्मक शिक्षण। ये प्राचीन और परंपरागत शिक्षण है। प्राचीन समय में एक तंत्रात्मक शिक्षण या निरंकुशवादी शिक्षण चला करता था, जिसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होता था। बच्चों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती थी। शिक्षक सर्वे सर्वा होता था, तो ये शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता था या बाल केंद्रित होता था? शिक्षक केंद्रित होता था। वापस सुन लो, प्राचीन समय में कौन सा शिक्षण होता था? एक तंत्रात्मक। तो ये प्राचीन और परंपरागत शिक्षण है। शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती थी। शिक्षक सर्वे सर्वा होता था। बच्चों को प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता नहीं होती थी। तो ये शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता था। लेकिन आज कौन सा शिक्षण होता है? लोकतंत्रात्मक शिक्षण। लोकतंत्रात्मक कह दो या प्रजातंत्रात्मक, या क्या कहेंगे? प्रजातंत्रात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहेंगे डेमोक्रेटिक टीचिंग। ये वर्तमान समय का शिक्षण है। वर्तमान समय में कौन सा शिक्षण चलता है? लोकतंत्रात्मक शिक्षण। बताइए, इस शिक्षण में सक्रिय भूमिका किसकी रहेगी? शिक्षक की, छात्र की या दोनों की? दोनों की। शिक्षक की भी और छात्र की भी, दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। बच्चे को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाती है। कौन से शिक्षण में? लोकतंत्रात्मक शिक्षण। ये दोनों शिक्षण आपको समझ में आ गए होंगे। इन दोनों पर से एक बार आप मुझे बताएं। प्राचीन समय में कौन सा शिक्षण? एक तंत्रात्मक। शिक्षक केंद्रित, एक तंत्रात्मक। बाल केंद्रित, लोकतंत्रात्मक। शिक्षक व छात्र की सक्रिय भूमिका, लोकतंत्रात्मक। बच्चे को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, लोकतंत्रात्मक। स्वतंत्रता नहीं होती है, एक तंत्रात्मक। क्लियर? एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। इसमें बालक सर्वे सर्वा होता है और ये शिक्षण स्वाध्याय पर आधारित होता है। किस पर? ठीक है, ये शिक्षण किस पर आधारित होता है? स्वाध्याय पर। बालक सर्वे सर्वा होता है, स्वाध्याय पर आधारित होता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इसके अंतर्गत आती है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण इसे बोलते हैं। बच्चा खुद पढ़ता है, बालक सर्वे सर्वा होता है, स्वाध्याय करता है और परीक्षा देता है। ठीक है, तो शिक्षण के भेद कितने हैं? 3। एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षण के भेद के बाद अब हम आगे चलेंगे और आगे हम चर्चा करने वाले हैं वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, शिक्षण के चर की हम चर्चा करने वाले हैं। किसे कहते हैं चर? शिक्षण के चर। शिक्षण के चर किसे कहते हैं? जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित व संचालित करते हैं, उसे शिक्षण के क्या कहा जाता है? चर। ठीक है, जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित और संचालित करते हैं। सिंपल ध्यान रखना, चर कितने होते हैं? 3। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मीडिएटर वेरिएबल। स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ चर। ठीक है, तो बताइए स्वतंत्र चर कौन होता है? स्वतंत्र चर में कौन आ जाता है? शिक्षक। आश्रित चर कौन है? शिक्षार्थी। ठीक है, और मध्यस्थ चर में कौन कौन आ जाएंगे? मध्यस्थ चर में आपका कौन कौन आ जाएगा? पाठ्यक्रम, पाठ योजना, शिक्षण विधियां, आदि। ठीक है, स्वतंत्र चर शिक्षक,
आश्रित चर, शिक्षार्थी और मध्यस्थ चर में आपका पाठ्यक्रम आ जाएगा। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो अंतः क्रिया होती है वो किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को। ठीक है, बात कर चुके हैं हम इन दोनों के बीच अंतः क्रिया किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को। तो मध्यस्थ चर में पाठ्यक्रम तो मुख्य है ही, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ योजना, शिक्षण विधियां आदि भी इसमें आ जाती हैं। क्लियर? तो चर ध्यान रखना, चर कितने होते हैं? 3, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। अब हम आगे बात करने वाले हैं चरों के कार्यों की। चरों के कार्य कितने होते हैं? तो चरों के कार्य भी कितने होते हैं? 3 कार्य होते हैं चरों के। कौन कौन से कार्य होते हैं? देखिएगा इधर, शिक्षण चरों के कार्य 3 कार्य हैं, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। तो सुनिएगा पहले, निदानात्मक कार्य, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल एंड इवैल्यूएशन। निदानात्मक कार्य क्या होता है? निदानात्मक कार्य शिक्षण के प्रारंभ में अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है? शिक्षण के प्रारंभ में। ये शिक्षण के प्रारंभ में अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत समस्या के कारण को जाना जाता है। समस्या के कारण को, समस्या के कारण को जानकर उसी अनुरूप योजना बनाई जाती है। ये ध्यान रखना। ठीक है, निदानात्मक कार्यों में सिंपल क्या होता है? वैसे भी पहले निदान होता है, उसी के बाद तो उपचार होता है। क्या बिना निदान के उपचार संभव होता है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले निदान होता है, तो ये शिक्षण के प्रारंभ में अपनाया जाता है और इसके अंतर्गत समस्या के कारण को जानकर, मेन शब्द क्या है? ये कारण। कारण को जानना ही तो क्या कहलाता है? निदान। तो समस्या के कारण को जानकर उसी अनुरूप योजना बनाई जाती है। ठीक। दूसरा है उपचारात्मक कार्य, और ये शिक्षण के दौरान अर्थात बीच में, शिक्षण के दौरान कौन सा कार्य अपनाया जाता है? उपचारात्मक कार्य। ठीक है, और इसके अंतर्गत समस्या के कारण को दूर किया जाता है। ठीक है, कारण को दूर, कारण को दूर करना ही तो क्या कहलाता है? उपचारात्मक कार्य। ठीक है, किसी भी समस्या के कारण को दूर करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक कार्य, जो कि शिक्षण के दौरान अपनाया जाता है। ठीक। नंबर 3 है मूल्यांकन कार्य, और ये शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अंत में अपनाया जाता है। और मूल्यांकन कार्य के अंतर्गत ये जानने की कोशिश की जाती है कि जो समस्या का कारण था वो दूर हुआ या नहीं। ठीक है, सुधार आया या नहीं, व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं। ठीक है, ये जानने की कोशिश की जाती कौन से कार्य में? मूल्यांकन कार्य में। यह जानना कि समस्या दूर हुई या नहीं, व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं। ठीक है, ये जानने की कोशिश कहाँ होती है? मूल्यांकन कार्य में, शिक्षण के अंत में होता है। इसमें जानने की कोशिश की जाती है कि समस्या दूर हुई या नहीं हुई और व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया। ठीक है, तो चरों के कितने कार्य? 3। नंबर 1 निदानात्मक, नंबर 2 उपचारात्मक और नंबर 3 मूल्यांकन। शिक्षण के प्रारंभ में निदानात्मक, शिक्षण के दौरान उपचारात्मक और शिक्षण के अंत में मूल्यांकन। समस्या के कारण को जानना निदानात्मक, कारण को दूर करना उपचारात्मक, कारण दूर हुआ या नहीं, समस्या दूर हुई या नहीं, ये जाना जाता है कौन से कार्य में? मूल्यांकन कार्य में। ठीक।
शिक्षण को लेकर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं हम। शिक्षण का अर्थ हमने जाना, परिभाषाओं को हमने जाना, प्रकृति को हमने जाना, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े, शिक्षण सूत्र हमने पढ़े, शिक्षण सिद्धांत हमने पढ़े, शिक्षण के चरों के कार्य, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। और अब हम ये जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य भूमिका क्या है, किसमें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। हम शिक्षण अधिगम टॉपिक ही पढ़ रहे थे, तो अब इस टॉपिक का अंत होने जा रहा है और अंत में हम एक बात और पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रक्रिया क्या है, भूमिका क्या है, किसमें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। इसे और हम जानेंगे। तो देखिएगा इधर, देखिए इधर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, किसमें? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसका महत्व? शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान स्टार्टिंग में पढ़ा हमने। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हुए हम किस पर आ गए थे? शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हुए हम किस पर आए थे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर। तो अब हम ये जानने जा रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उसी शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। ठीक, नंबर 1 देखिए, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो आपको पता ही है कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कौन करता है? शिक्षक। तो आप मुझे बताइए, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? मनोविज्ञान की सहायता से या शिक्षा दर्शन की सहायता से? बताइए। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण, देखिए यहाँ प्राप्ति शब्द आया है, यहाँ निर्धारण शब्द नहीं लिखा मैंने, क्योंकि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो कौन करता है? शिक्षा दर्शन। उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान नहीं करता। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो कौन करता है? शिक्षा दर्शन। मनोविज्ञान तो ये जानने की कोशिश करता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो निर्धारण कौन करता है? शिक्षा दर्शन। और मनोविज्ञान तो ये जानने की कोशिश करता है, मनोविज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। बात को समझना, कोई भी टीचर शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो कर लेता है, किसकी सहायता से? शिक्षा दर्शन की सहायता से। उद्देश्यों का निर्धारण करके वो क्लास में आ भी जाता है, उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करा देता है और शिक्षण कार्य कराने के बाद क्लास से बाहर। वो टीचर ये जानने की कोशिश ही नहीं करता कि ये तो जान ले कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। फिर उस टीचर से मनोविज्ञान ये कहता है कि आपने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तो कर लिया, अब आप ये तो जानने की कोशिश करें कि आपको उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया। तो वो टीचर जिसे मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, वो टीचर हमेशा ये जानने की कोशिश करेगा कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान नहीं करता। मनोविज्ञान तो ये जानने की कोशिश करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। तो आज चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, चूंकि आज शिक्षकों को मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, इसलिए आज का शिक्षक ये जानने की कोशिश करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया। क्लियर? दूसरा है पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। बताइए, प्राचीन समय में पाठ्यक्रम कैसा था? कठोर या लचीला?
प्राचीन समय में पाठ्यक्रम कठोर था, लेकिन आज लचीला है। किसे कहते हैं लचीला पाठ्यक्रम? लचीला पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। तो आज चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज पाठ्यक्रम कैसा है? लचीला है। ठीक है, आज हमारा पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो पाठ्यक्रम आज कैसा है? लचीला पाठ्यक्रम है। लचीला पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, वही बात कि आज हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज पाठ्यक्रम कैसा है? लचीला है। समय सारणी, टाइम टेबल, क्या प्राचीन समय में समय सारणी का निर्धारण किया जाता था? टाइम टेबल का निर्धारण किया जाता था? नहीं, कभी भी कोई सा भी विषय पढ़ा दिया। लेकिन आज समय सारणी का निर्धारण किया जाता है और आज कठिन विषयों के लिए पहला, दूसरा और इंटरवल के मध्यांतर के बाद वाला कालांश दिया जाता है। और जो बाद के पीरियड होते हैं वो सरल विषयों को दिए जाते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान ये मानता है कि बालकों को कठिन विषय बिल्कुल फ्रेश माइंड में समझ में आते हैं। तो पहला, दूसरा और मध्यांतर के बाद वाला कालांश कठिन विषयों को दिया जाता है, और जो लास्ट के कालांश होते हैं वो सरल विषयों को देखा होगा आपने। खेल कूद का कालांश बाद वाला होता है, SGPW वाला कालांश बाद वाला होता है, ड्राइंग वगैरह वाला कालांश बाद वाला होता है। तो आज चूँकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हुआ है, इसलिए आज समय सारणी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल। किसे कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं? इंग्लिश में कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज। पाठ्य सहगामी के दो, सहशैक्षिक बोल दो, जिसमें खेल कूद, नृत्य, निबंध प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिता का आयोजन किसमें होता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। क्या आप मुझे बता सकते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल क्यों दिया जाता है, या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का रोल क्या होता है? बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण पक्षों का विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है। क्योंकि केवल शैक्षिक की हम बात करें, केवल पाठ्यक्रम की हम बात करें, तो केवल और केवल पाठ्यक्रम के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अपनाना पड़ता है। तो सर्वांगीण विकास यदि बच्चे का करना है तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो वही बात, चूँकि हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए आज पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर भी विशेष बल दिया जाता है। विद्यालय वातावरण को उपयुक्त बनाने में सहायक। मनोविज्ञान ये कहता है कि उचित वातावरण में बच्चे का उचित विकास होता है। तो आज विद्यालय वातावरण को उचित बनाने की कोशिश की जाती है। भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, प्लेग्राउंड की व्यवस्था की जाती है, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जितना उचित वातावरण होगा बच्चे का विकास भी वैसा ही होगा। विद्यार्थी शिक्षक संबंध, बालक शिक्षक संबंध। प्राचीन समय में शिक्षक एक तरह से तानाशाही माहौल अपनाता था, शिक्षक सर्वे सर्वा होता था, लेकिन आज बालक और शिक्षक के बीच स्वस्थ और मधुर संबंध होते हैं। आज बालक अपनी समस्या को शिक्षक के सामने रख सकता है। आज का शिक्षक बालक की समस्या को सुनता है और उसे दूर करने की कोशिश भी करता है। तो बहुत घनिष्ठ और अच्छे संबंध होते हैं आज किसके बीच? बालक के बीच और शिक्षक के बीच। आज बालक को कक्ष का सम्माननीय सदस्य माना जाता है। आज शिक्षा बाल केंद्रित अपनाई जाती है। आज शिक्षक बालक की रुचि को ध्यान में रखता है, बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखता है। तो वर्तमान समय की हम बात करें तो शिक्षक और बालक के बीच स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित होते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में समावेश किसका हुआ है? मनोविज्ञान का। असामान्य बालकों में सुधार, बिल्कुल मनोविज्ञान का समावेश हुआ है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत इतनी सारी विधियां हैं जिनके द्वारा जो एबनॉर्मल बच्चे हैं, जो असामान्य बालक हैं, उनमें सुधार किया जा सकता है।
व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। बिल्कुल, मनोविज्ञान के द्वारा हम बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान कई तरह की विधियां बताता है, कई तरह के उपाय बताता है, कई तरह के रास्ते बताता है, जिसके द्वारा बालक का संपूर्ण विकास किया जा सकता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी चर्चा थी, रटने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल वे में देखना है और सुनना है। एक बार वापस सुन लीजिए। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक कौन? मनोविज्ञान। उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षा दर्शन करता है। उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये जानने की कोशिश कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। आज का पाठ्यक्रम लचीला है, प्राचीन समय में कठोर होता था। लचीला जिसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है। आज समय सारणी का निर्धारण किया जाता है। कठिन विषयों को पहला, दूसरा और मध्यांतर के बाद वाला कालांश दिया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं खेलकूद, निबंध प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। आज विद्यालय वातावरण को उचित बनाने पर जोर दिया जाता है। आज बालक और शिक्षक के बीच स्वस्थ और मधुर संबंध स्थापित होते हैं। असामान्य बालकों में आसानी से सुधार किया जा सकता है और व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास संभव है। तो ये सारी चर्चा, तो चूंकि आज हमारी शिक्षा पद्धति में मनोविज्ञान का समावेश हो गया है, इसलिए प्राचीन समय की शिक्षा पद्धति की बात करें और आज की शिक्षा पद्धति की बात करें तो हमें काफ़ी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ कौन सा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस ऑन 9587 305 306।